अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कल हमने जो पढ़ा था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ को डिस्कस करना था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियस। ये सेल की ऑर्गेनेलीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म is the semi-viscous and semi-transparent substance between plasma membrane and nuclear envelope। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान में जो सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास अगर एक सेल है, सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस मींस कि आपके पास यहाँ पर क्या है, ये सेल वॉल हो गया और ये न्यूक्लियर इन्वेलप। इसके दरमियान में जो एरिया होगा जिसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं cytoplasm. It contains water in which many organic molecules, proteins, carbohydrates, lipids and inorganic salts are completely or partially dissolved. ये इसकी कंपोजिशन है कि साइटोप्लाज्म किस चीज़ से मिलकर बना होता है। इसमें ज़्यादातर वाटर होता है। इसके अलावा डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो या तो पार्शली डिज़ोल्व होते हैं या कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं। साइटोप्लाज्म का फंक्शन देखें। फंक्शन इसका क्या होगा, प्रोवाइड स्पेस। ठीक है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज। क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो यहीं पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, उनका ताकि प्रॉपर फंक्शन होता रहे ये साइटोप्लाज्म उनको स्पेस प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो एक्ट एज साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है कि जो सेल के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको साइट प्रोवाइड करता है। अब उन रिएक्शन में सबसे मेन कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही थी उस टाइम पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है, उसको प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस हो रहा होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। ये इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क, एक जाल सा होता है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये आपने याद रखना है, जो ट्यूब्यूल्स होंगे उनमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होती है। एंड यूज्ड बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप। इनका फंक्शन क्या होगा कि सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। इसके अलावा ये क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजेला का मेजर कंपोनेंट होते हैं। मींस के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट, उनकी बॉडी पर जो सीलिया फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। They are also the major component of cilia and flagella। अच्छा ये हो गया। Microfilaments are thinner and are made up of actin proteins। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उनका डायमीटर क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूलिन से। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या हो जाएंगे, वो थिन होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इनकी कंपोजिशन क्या होती है, ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। फंक्शन इनका क्या होगा, दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप। सेल को अपनी शेप अगर चेंज करनी होती है तो उसमें माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर इन यूकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स को बेसिकली उनमें जो मेन डिफरेंस आप शो करवा रहे थे उसमें आप यही एक पॉइंट लिखते हो कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कैसे होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो भी हम इसमें सारा डिटेल में पढ़ेंगे। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। In animal cells, it is present in the center, while in mature plant cells, due to formation of large central vacuole, it is pushed to the side। जो अगर एनिमल सेल्स होते हैं तो उसमें ये बिल्कुल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में क्योंकि सेंटर में लार्ज वैक्यूल आ जाता है जिसको सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं, उस सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस साइट पर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज़ बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप।
न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, 2 मेम्ब्रेन ने इसको कवर किया हुआ होता है और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स दैट इनेबल इट टू एक्ट एज सेमी परमिएबल बैरियर। जो ये न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, फॉर एग्जांपल आप डायग्राम में देखें, न्यूक्लियर इन्वेलप है, उसमें छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट हैं और ये पोर्स एक्ट कर रहे होते हैं एज अ सेमी परमिएबल बैरियर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगेन सेमी परमिएबल का मतलब यही है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि वो उसमें से पास हो जाएं और कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें से पास नहीं हो सकते। न्यूक्लियर इन्वेलप का ये मेन फंक्शन हो गया। इसके अलावा क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप के इनसाइड अगर देखा जाए ग्रेन्युलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डायग्राम में देखें, ये जो आपके पास आउटर कवरिंग है, जैसे सेल की आउटर कवरिंग होती है उसको सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेम इसी तरह से न्यूक्लियर की जो आउटर कवरिंग होती है उसको न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और उस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये ब्लू रीजन जो शो किया हुआ है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं और उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन हो गई। अब न्यूक्लियोलस देखिए, न्यूक्लियोलस क्या होता है कि वो एक डार्क स्पॉट होता है। ये कोई बेसिकली एक अलग से चीज़ नहीं है इसके अंदर, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही एक एरिया है, डार्क स्पॉटेड एरिया, जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, किस चीज़ से मिलकर बनता है, ये वो साइट होती है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोमल आरएनए की साइट जो होती है वो न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पर सारे के सारे राइबोसोमल आरएनए असेंबल होते हैं और उसके बाद उनसे राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम्स भी एक ऑर्गेनेलीज है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखें क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो विजिबल सिर्फ तब होते हैं जब सेल ने डिवाइड होना होता है, जब यानी कि सेल इंटरफेस की कंडीशन में होता है, जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। और इस फॉर्म में इनको क्या कहेंगे, ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको कहेंगे क्रोमैटिन। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से और डिफरेंट प्रोटीन्स जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनसे मिलकर बनता है। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास बात हो गई यहाँ तक यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसकी। अब आगे देखें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए ओनली एंड इज सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। इनका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं और वही डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल जगह पर प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें कोई न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर्स, प्रॉपर स्ट्रक्चर उसका नहीं होता। तो यहाँ तक ये आपके पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलीज, उनको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।